नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। उत्तर प्रदेश भाजपा में जो उथल पुथल मची थी वो अब धीरे धीरे शांत होती दिख रही है। पूरी तरह से शांत हो गई है ये तो नहीं कहा जा सकता, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन भाजपा के अंदर खाने से जो खबरें आ रही हैं उनसे ये बिल्कुल स्पष्ट है कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश के उन सारे लोगों को ये साफ संदेश दे दिया है कि योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। ना सिर्फ मुख्यमंत्री बने रहेंगे बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव भी पार्टी उन्हीं के नेतृत्व में लड़ेगी। मतलब योगी आदित्यनाथ को फ्री हैंड, खुली छूट मिल गई है और ये छूट खुद प्रधानमंत्री मोदी ने उनको दी है। और जिन लोगों को ये मैसेज पहुंचा दिया गया है उनमें वो दो डिप्टी सीएम शामिल हैं, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये विवाद क्यों शुरू हुआ और आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने क्यों योगी आदित्यनाथ को अपना पूरा समर्थन दिया और ये जो दो डेप्यूटी सीएम हैं जो ये अभियान चला रहे थे उनको क्यों ये साफ साफ संदेश दिया गया कि वे पीछे हट जाएं और मामले को उत्तर प्रदेश में खराब न करें। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे जो राज्य हैं वहां की राजनीति मूल रूप से जाति पर ही आधारित है। अब केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी समाज से आते हैं और उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। आज तक उनके मन में ये कसक बैठी हुई है कि 2017 का चुनाव पार्टी ने उनके नेतृत्व में लड़ा लेकिन वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। 2017 में वो उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष थे और कई लोगों का ये मानना था कि अगर पार्टी जीतती है तो वही मुख्यमंत्री होंगे। उन्हें यह भी लगता था कि वो पार्टी के, यानी मौर्य को ये लगता था कि वो पार्टी के ओबीसी फेस हैं और ओबीसी समाज को भाजपा के साथ जोड़ने में उनकी बड़ी भूमिका रही। और ये बात पूरी तरह से गलत भी नहीं है। वो पार्टी का ओबीसी फेस निश्चित रूप से बने और ओबीसी को अपने पार्टी के साथ जोड़ने में उनकी एक भूमिका रही है। खैर, जब चुनाव परिणाम आ गए तो मुख्यमंत्री कौन बने? मुख्यमंत्री बन गए योगी आदित्यनाथ। और उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यह थी कि योगी आदित्यनाथ भाजपा की जो कोर आइडियोलॉजी है हिंदुत्व, उससे सबसे ज्यादा मैच करते थे। और देखिए, योगी आदित्यनाथ का जो करियर है वो काफी पुराना है और वो उनको लोग काफी पहले से जानते हैं। लंबे समय तक वो गोरखपुर से सांसद रहे हैं, वो गोरखनाथ मठ के प्रमुख रहे हैं, महंत अवैधनाथ के शिष्य हैं। राम जन्मभूमि आंदोलन में उनका एक बहुत बड़ा रोल रहा, उसके साथ उनकी पहचान रही। तो इन सारी वजहों से लेकर के हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी है भारतीय जनता पार्टी की, उसको ध्यान में रखते हुए पार्टी ने डिसाइड किया और हिंदुओं को एक करना ये भारतीय जनता पार्टी की हमेशा एक नीति रही है, एक उनका उद्देश्य रहा है। तो ये जो पूरा पैमाना उन्होंने रखा उस पर योगी आदित्यनाथ ज़्यादा फिट बैठते थे, इसलिए योगी आदित्यनाथ को 2017 में मुख्यमंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने चुना। वहां से लेकर आज तक कहते हैं ना, गंगा में बहुत पानी बह चुका है। उस वक्त योगी आदित्यनाथ को केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर चुना गया और आप ये समझिए कि आज स्थिति ये है कि पार्टी में योगी आदित्यनाथ की वही स्थिति है जो 2013 में नरेंद्र मोदी की होती थी। योगी आदित्यनाथ आज के टाइम में हिंदुत्व का फेस बन गए हैं। इन 7 सालों में वो हिंदुत्व का चेहरा बन गए हैं और नरेंद्र मोदी के बाद संभवतः वो भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज़्यादा पॉपुलर नेता हैं। अगर आप 2024 के चुनाव को देखेंगे तो नरेंद्र मोदी के बाद लगभग सबसे ज़्यादा रैलियां योगी आदित्यनाथ ने की। और नरेंद्र मोदी के बाद अगर कोई एक नेता था जिसकी डिमांड पूरे भारत में थी, चाहे वो संबित पात्रा का चुनाव क्षेत्र रहा हो, चाहे वो असम में रहा हो, कहीं भी नरेंद्र मोदी के बाद सबसे ज़्यादा अगर कोई डिमांड में था तो वो योगी आदित्यनाथ थे। तो योगी आदित्यनाथ आज उस स्थिति में आ गए हैं कि उनको अब इस तरह से हटाया नहीं जा सकता, कोई चाहे कितनी भी कोशिश कर ले। क्योंकि योगी आदित्यनाथ को अगर आप हटाएंगे तो आप अपने वोटर को क्या जवाब देंगे? उनको आप कैसे समझाएंगे कि आपने उस व्यक्ति को हटा दिया जो हिंदुत्व का एक मैस्कट है, हिंदुत्व का एक चेहरा है। अब अगर योगी आदित्यनाथ की ये जो उनका जो करियर रहा है उसको देखें, और दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का जो परफॉर्मेंस रहा है खासकर लॉ एंड ऑर्डर के मामले में,
उसको लेकर के उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उनका जो बुलडोजर का न्याय रहा है, अब कुछ लोगों को भले वो पसंद नहीं आता हो, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने लॉ एंड ऑर्डर के मामले में बुलडोजर के थ्रू अपनी जो एक छवि बनाई है, उसको पसंद करने वाली एक बहुत बड़ी जनता है। तो उनकी जो पॉपुलैरिटी है उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। योगी आदित्यनाथ को वैसे नहीं हटाया जा सकता जैसे आपने मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया या वसुंधरा राजे सिंधिया को हटा दिया। वो योगी को आप वैसे हैंडल नहीं कर सकते। अब अगर योगी आदित्यनाथ की तुलना में केशव प्रसाद मौर्य को हम लोग देखें तो वो मूल रूप से विश्व हिंदू परिषद से आते थे। वो लोकसभा का चुनाव जीते। लोकसभा का चुनाव जीतने से पहले उनको कोई बहुत ज़्यादा लोग जानते नहीं थे पार्टी के बाहर। उसके बाद ठीक है वो विधायक बने, उनकी जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे तब पार्टी की बड़ी जीत हुई। मुख्यमंत्री बनने की उनकी जो इच्छा है वो स्वाभाविक है, लेकिन फिर वो हार भी गए। और देखिए हारने के बाद भी उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया क्योंकि पार्टी ने यह स्वीकार किया कि हाँ भाई वो ओबीसी के एक बड़े चेहरे हैं। लेकिन उनको ये भूलना भी नहीं चाहिए कि वो विधानसभा का चुनाव अभी हार गए थे। अगर वो ओबीसी के इतने ही बड़े फेस हैं, उनके विरोधी ये कहते हैं कि अगर वो ओबीसी के इतने ही बड़े फेस हैं तो वो अपना चुनाव कैसे हार गए। ये बड़ा स्पष्ट है कि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के विकल्प केशव प्रसाद मौर्य नहीं हो सकते। उनकी वो फॉलोइंग नहीं है। लोग कहते हैं कि भाई आप तो अपना चुनाव हार गए। अब देखिए भाजपा ने ये जरूर है कि उनको अपने बड़े ओबीसी लीडर के रूप में प्रेजेंट किया है, ये बात सही है। और देखिए कि अखिलेश यादव इसी बात का फायदा उठा रहे हैं। आपको पता होगा वो मॉनसून ऑफर दे रहे हैं, 100 लाओ सरकार बनाओ, क्योंकि अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी की इसी ये जो ओबीसी फेस जो पार्टी ने बनाया है केशव प्रसाद मौर्य को, वो इसी को पिन कर रहे हैं क्योंकि वो पीडीए पे फोकस कर रहे हैं और वो ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि देखो भारतीय जनता पार्टी एक ओबीसी के लीडर को मुख्यमंत्री नहीं बना रही है, उनकी इतनी बड़ी इच्छा है और वो उसको उकसाते रहते हैं। तो अखिलेश यादव की ये पूरी पॉलिसी रही है, इसीलिए वो केशव प्रसाद मौर्य को उकसाते रहते हैं। उनका उद्देश्य केशव प्रसाद मौर्य को टारगेट करना नहीं है, वो जनता को मैसेज देना चाहते हैं कि पार्टी के अंदर एक ओबीसी का चेहरा है जो मुख्यमंत्री बनना चाहता है और पार्टी उनको बनने नहीं दे रही है और जाने अनजाने केशव प्रसाद मौर्य उनके हाथ में खेल रहे हैं, ये कहा जा सकता है। क्योंकि इससे तो पार्टी ही कमजोर हो रही है। आज की तारीख में अगर पॉपुलैरिटी के लिहाज से देखा जाए तो केशव प्रसाद मौर्य को भी ये मानना पड़ेगा कि योगी आदित्यनाथ उनसे कहीं ज़्यादा पॉपुलर हैं और 7 साल में उन्होंने जो गवर्नेंस दिखाया है तो उन्होंने जनता के एक बहुत बड़े वर्ग को अपना मुरीद किया है और उनकी चर्चा अब सब जगह होती है। सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं, डेवलपमेंट के मामले में ये जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिस तरह का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में आ रहा है उससे योगी आदित्यनाथ की एक अपनी छवि मजबूत हुई है। ये केशव प्रसाद मौर्य को समझना पड़ेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर पार्टी ने आदित्यनाथ को फ्री हैंड क्यों दिया, नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ को फ्री हैंड क्यों दिया। देखिए कुछ ऐसा ही वाकया हुआ था उत्तर प्रदेश में जब कल्याण सिंह वहाँ के मुख्यमंत्री थे और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। अब अटल बिहारी वाजपेयी और कल्याण सिंह के बीच ठन गई। अटल बिहारी वाजपेयी कल्याण सिंह को हटाना चाहते थे, कल्याण सिंह को उन्होंने हटा भी दिया। आपको याद होगा राम प्रकाश गुप्त मुख्यमंत्री बने। लेकिन इन सब का परिणाम ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में बुरी तरह से कमजोर हो गई। 2004 में पार्टी अगर बिल्कुल 150 के नीचे सिमट करके रह गई तो उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह थी कि उत्तर प्रदेश में उनका प्रदर्शन ठीक नहीं था, भारी नुकसान हुआ था और उस नुकसान की भरपाई अटल बिहारी वाजपेयी भी नहीं कर पाए थे क्योंकि कल्याण सिंह जमीन से जुड़े हुए नेता थे, उनकी पकड़ थी जनता पे और वैसी ही पकड़ आज की तारीख में योगी आदित्यनाथ की भी है। तो पार्टी ऐसा रिस्क नहीं ले सकती और नरेंद्र मोदी तो एक अनुभवी नेता है, उन्होंने ये सब कुछ देखा हुआ है। तो ये एक वजह रही है कि नरेंद्र मोदी ने इन सारी चीज़ों को एक साथ देखा और एक फैसला किया है। जैसी खबरें आ रही हैं बीजेपी के अंदर खाने से कि उन्होंने साफ कर दिया है कि योगी आदित्यनाथ 2027 तक तो हैं ही हैं, 2027 का चुनाव भी उनके नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। लेकिन इससे जो बड़ा सवाल है वो ये है कि केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के पीछे है कौन, वो कौन से लोग हैं जो केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को पीछे से शह दे रहे हैं। देखिए कोई तो है जरूर, वरना ये नहीं हो सकता कि कोई डेप्यूटी सीएम
सीएम की बुलाई बैठक में शामिल ना हो। इतनी हिम्मत तो नहीं हो सकती, खास करके भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी में नहीं हो सकती। कोई तो उनके पीछे है जो उनको शह दे रहा है, और यही चीज है जो नरेंद्र मोदी को पता करना पड़ेगा। या तो वो जानते होंगे, पता क्या करना होगा उनको तो मालूम ही होगा, तो उन्हें ये एक निर्णय लेना पड़ेगा। और जहां तक ब्रजेश पाठक का सवाल है, वो तो पार्टी बदलते रहे हैं, तो वो तो बिना किसी के शह के ऐसा कर ही नहीं सकते। और नरेंद्र मोदी को ये पता ना हो, ये हम लोग मान नहीं सकते। नरेंद्र मोदी को निश्चित रूप से ये पता होगा कि ये गेम कौन खेल रहा है, और ये अब वक्त आ गया है कि वो उनको भी साफ मैसेज दे दें। अगर वो साफ मैसेज नहीं देंगे तो ये जो रस्साकसी चल रही थी ये थमेगी नहीं। अभी भले लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन अगर कोई सेंटर से कोई ऐसा शख्स है या ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो इन लोगों को उकसा रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी को उसका फैसला करना होगा, नहीं तो पार्टी का नुकसान तय है। अब देखिए, कुछ लोगों का यह कहना है कि ये एक पावर स्ट्रगल है। राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा है कि उत्तर प्रदेश में जो कुछ हो रहा है वो एक तरह का पावर स्ट्रगल है, पोस्ट मोदी सिनेरियो का पावर स्ट्रगल है। मोदी के बाद कौन होगा, इस चीज का एक पावर स्ट्रगल है। और अगर आप गौर से देखेंगे तो लगता कुछ ऐसा ही है। देखिए, नरेंद्र मोदी को वैसे तो अभी लंबी पारी खेलनी है, जैसा कि वो कहते रहे हैं, लेकिन अभी से लोग ये जो खेमा है वो अपने आप को तैयार कर रहा है कि मोदी के बाद कौन होगा। और अगर कोई भी व्यक्ति है जो मोदी को सक्सीड करना चाहता है, तो बिना उत्तर प्रदेश में एक मजबूत पैठ हुए वो बने। अगर उस व्यक्ति का मजबूत पैठ अगर उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो फिर वो दिल्ली की गद्दी पे नहीं बैठ सकता। और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ मजबूत हो रहे हैं, कैडर उनको पसंद कर रही है, तो अगर कोई सेंटर में ऐसा कोई शख्स है जो इस चीज को देख रहा है और उसकी अपनी महत्वाकांक्षा है, तो उसे यही लगेगा कि योगी आदित्यनाथ उसकी राह में सबसे बड़ा रोड़ा है। तो ये चीज एक है जो नरेंद्र मोदी को, सब लोगों को ये आप कह सकते हैं कि या तो उन्हें पता करना होगा, लेकिन ये आप मान नहीं सकते कि उनको पता नहीं हो। उनको अगर मालूम है तो उनको इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा और उनको बिठा करके समझाना पड़ेगा कि भाई आप इस तरह की चीज ना करें, क्योंकि अंततः फिर वही होगा जो 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी के साथ हुआ। क्योंकि इस रस्साकसी में पार्टी का ही नुकसान होगा, तो पार्टी और भी कमजोर होती जाएगी। और आप देखिए, उसके बाद से, कल्याण सिंह के जाने के बाद से उत्तर प्रदेश में पार्टी को फिर से खड़ा होने में एक लंबा वक्त लगा। तो क्या भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व इसके लिए तैयार है? यह नरेंद्र मोदी को फैसला करना पड़ेगा। अब चलिए, ये तो हो गई भारतीय जनता पार्टी की बात। उधर अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल यादव को एक बार फिर से धोखा दे दिया है। उन्होंने एक तीर से दो शिकार किया है। अब अखिलेश यादव तो संसद पहुंच गए हैं, लोकसभा पहुंच गए हैं। अब उन्होंने क्या किया है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को बना दिया है। अब शिवपाल यादव की अपनी इच्छा थी, वो भी बनना चाहते थे, क्योंकि एक जमाने में, मुलायम सिंह यादव के जमाने में, उनकी पार्टी में एक हनक थी। और अखिलेश आज की तारीख में, आपको याद होगा कि मुलायम सिंह के अंतिम दिनों में किस तरह का पावर स्ट्रगल समाजवादी पार्टी में हुआ था। शिवपाल यादव ये चाहते थे कि पार्टी के सर्वे सर्वा वो बने, लेकिन अखिलेश यादव को ये मंजूर नहीं था, क्योंकि उनको उन पे ट्रस्ट नहीं था। तो ये रस्साकशी चल रही है। अभी आपने देखा होगा कि जब डिंपल यादव लोकसभा का चुनाव लड़ रही थी, तो शिवपाल यादव ही थे जिन्होंने की वहां पर जाकर के पूरी प्लानिंग की। तो ऐसा लगा कि दोनों के बीच में एक तरह का समझौता हो गया है और दोनों एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। इस बार ये चर्चा काफी थी कि शिवपाल यादव भी नेता प्रतिपक्ष बन सकते हैं, और समाजवादी पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ी आप कहेंगे कि कार्यकर्ताओं का एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो ये चाहता था कि शिवपाल यादव नेता प्रतिपक्ष बने। लेकिन अखिलेश यादव ने ऐसा नहीं किया। एक तीर से दो शिकार मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने शिवपाल यादव को फिर से ठिकाने लगा दिया है, किनारे लगा दिया है। क्योंकि ये भी चर्चा चल रही है, कितनी सही है गलत है कहा नहीं जा सकता, कि शिवपाल यादव भी भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है और कुछ भी हो सकता है। तो ये सारी चर्चाएं चल रही हैं, बट एक बात तो तय है, एक बात बिल्कुल तय है कि अखिलेश यादव अभी भी उन पे पूरी तरह से भरोसा नहीं करते। अब माता प्रसाद पांडे को जो उन्होंने नेता प्रतिपक्ष बनाया है, तो उन्होंने एक बार फिर से वही अपना पुराना आजमाया हुआ कार्ड खेलने की कोशिश की है। और वो क्या है? वो है हिंदुओं को जातियों में बांटो और मुसलमानों का एक मुश्त वोट लो। उनको मुसलमानों का एक मुश्त वोट तो मिल ही रहा है। अब देखिए, ब्राह्मण समाज जो है, जो अभी तक मेजॉरिटी जो उनकी है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोटिंग करती रही है,
अब ये कोशिश जो उनकी है लोकसभा चुनाव में, जिस तरह से उन्होंने ओबीसी को टारगेट किया, पासी समाज को टारगेट किया, कुर्मी समाज को टारगेट किया और उनको बड़ी सफलता भी मिली। अब जो बीजेपी का कोर जो वोट है ब्राह्मणों का, उसमें ये सेंध लगाने की एक कोशिश है जो अखिलेश यादव कर रहे हैं। इसका क्या परिणाम होगा, क्या उनको वाकई ब्राह्मणों का वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्योंकि देखिए, माता प्रसाद पांडे एक बहुत ही वरिष्ठ राजनेता हैं और उनकी वजह से समाजवादी पार्टी से बहुत सारे ब्राह्मण जुड़ गए हो, ऐसा तो अभी तक हुआ नहीं है। लेकिन एक बात और भी है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में ठाकुर और ब्राह्मण ये दोनों आमने सामने रहते हैं और चूंकि योगी आदित्यनाथ वहाँ मुख्यमंत्री हैं तो ब्राह्मणों की भावनाओं को भी भड़काने का प्रयास अखिलेश यादव करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और उन्होंने जो माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाया है, उसके पीछे उनकी यही मंशा है। अब देखना यह है कि ये किस तरह से, क्या ये जो समीकरण वो बिठाने की कोशिश कर रहे हैं वो कितना सफल हो पाता है। लेकिन एक बात तो तय है कि उन्होंने अपने चाचा को एक बार फिर से धोखा दे दिया है। उनकी जो इच्छा थी नेता प्रतिपक्ष बनने की, शिवपाल यादव की, वो इस बार भी पूरी नहीं हो रही है। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में रोज नए नए समीकरण बन रहे हैं, लेकिन अगले 3 साल तक 2027 तक योगी आदित्यनाथ की ही हनक चलेगी उत्तर प्रदेश में। उनका बुलडोजर अभी रुकने वाला नहीं है, ये तय हो गया है और मोदी ने इसे अपनी हरी झंडी दिखा दी है। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।